मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से डर कर भागने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माइंड सेट करो पर। आज मैं एक बेहद ही शानदार टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड होने वाला है। क्लास 10th में मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आज मैं बहुत सरल शब्दों में ही समझाने वाला हूं। यानी कि अगर आप पूरे वीडियो को या पूरे क्लास को बिना स्किप किए हुए अटेंड करते हैं तब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझ आ जाएगा। जहां तक की बात करें एनसीईआरटी बुक्स में ये लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं आपका ये लेसन आपको 3 में मिलेगा। हाँ, तो आइए मैं आपको पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण से परिचय कराता हूं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको चर राशि के बारे में समझना होगा कि आखिर ये चर क्या होता है। चर राशि, इसमें पहला जो मैटर्स है आपका जो है ना, ये चर राशि के बारे में ही आपको जानना है। तो चर राशि कहने का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं ना। वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि वह वैल्यू जिसका मान है ना, वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। चर राशि का मतलब ही होता है कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे मैंने लिखा x बराबर 1 है ना, तो जैसे कि आप कभी कभी मैथ सॉल्व करते होंगे तो मैथ सॉल्व करते समय x का वैल्यू हम लोग कहीं ना कहीं 1 लाए होंगे, x का वैल्यू कहीं ना कहीं हम लोग 2 लाए होंगे, x का वैल्यू कहीं ना कहीं 3 लाए होंगे, 4 लाए होंगे, एटसेट्रा। हाँ, मतलब क्या, x का वैल्यू रैंडमली हर बार जो है चेंजिंग होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये x जो होगा वो चर राशि होगा, यानी कि जिसका भी वैल्यू हमेशा बदलते रहता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। तो x y z जो भी चीजें हैं इस तरीके का ABCD का लेटर जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाँ, खास तौर पे इसका मान जब हमेशा बदलते रहेगा तब हम लोग उसको चर राशि कहेंगे। यानी चर राशि को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। तो ऐसी राशि चर राशि कहलाती है ना बात। अब देखो क्या कह रहा है, अब हमें समझना है चर राशि तो मैं समझ लिया। अगर आप समझना चाहो वैसे अचर राशि है ना, चर राशि हो गया। और दूसरी बार क्या लिख रहा मैं, अचर राशि। अचर राशि को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कि वैसी राशि जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, मतलब बदलता नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखा 100 तो हमेशा 100 ही होगा, कभी भी ये बदलेगा नहीं, है कि नहीं। ये अगर मैं यहाँ पे 99 लिखा तो ये भी क्या है, ये 99 क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। तो हम लोग इसको कहेंगे अचर राशि, है ना। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहें कि जितना भी हमारा काउंटिंग नंबर है, जितना हमारा रियल्स नंबर्स है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अचर राशि कहलाएंगे, यानी कि कांस्टेंट कहलाएगा, है ना बात। तो आप समझ ही गए होंगे कि अचर राशि किसको कहते हैं और चर राशि किसको कहते हैं। चर राशि का मतलब कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वो चर राशि है, और अचर राशि का मतलब होता है कि जिसका मान हमेशा बदलते नहीं रहता है। भाई एक जगह एक बार वो लिख लिए तो वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्या, अचर राशि। आइए हमारा तीसरा टॉपिक्स क्या है। दो बातें तो मैंने आपको अभी समझाया, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं समीकरण। आखिर समीकरण क्या होता है ना। हर बार हम लोग समीकरण लिखते हैं, समीकरण सुनते हैं, लेकिन समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है, अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन, है ना। तो समीकरण कहने का क्या मतलब होता है? समीकरण कहने का मतलब होता है हम लोग कैसे समझेंगे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किसको कहते हैं, है ना। तो अगर कोई दो पार्टिकल्स को या दो चीजों को, दो अगर मैथ की बात करें तो दो बीजीय व्यंजक को, है ना, अगर तुलना किया जाए
तब हम लोग उसको कहते हैं समीकरण, है ना। समीकरण कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल्स के बीच जो है उसके बीच कुछ तुलना होना चाहिए, मतलब ये शो कर रहा हो कि हाँ ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, समीकरण। यानी समीकरण का डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हो, दो बीजीय व्यंजक के बीच अगर तुलना किया जाए तब हम लोग उससे जो चीजें प्राप्त होगी वो हमारा कहलाएगा क्या, समीकरण। बीजीय व्यंजक क्या होता है, आइए हम बेसिक्स से आपको बता रहे हैं कि बीजीय व्यंजक, अब जैसे अलजेब्रिक में हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा 8, यानी कि बीजीय व्यंजक को सरल शब्दों में हम अगर आपको बताएं तो अगर चर राशि और अचर राशि ये दोनों राशि अगर मिल जाए ऑपरेशन के साथ, प्लस माइनस, है ना, इनटू डिवाइड, इस ऑपरेशन के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अगर जुड़ जाता है तब हम ये कहते हैं इसको बीजीय व्यंजक, है ना। ध्यान से समझो, बीजीय व्यंजक का क्या मतलब है। बीजीय व्यंजक का मतलब है कि अगर चर राशि और अचर राशि ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ जाता है तो ये बीजीय व्यंजक होता है, और यही बीजीय व्यंजक का रूप जो है बहुपद भी कहलाता है ना। अब यही बीजीय व्यंजक को अगर किसी और चीजों के साथ, किसी और न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ अगर इक्वलिटी दिखाया जाए, जैसे मैंने लिखा 8 + x = 6, इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट्स है वो इसके बराबर है, यही ना बात। तो इसी चीज को हम लोग कहते क्या है, समीकरण। तो उम्मीद करता हूं कि आप समीकरण समझ गए होंगे, है ना। मैंने ऐसा समझाया आपको समीकरण के बारे में। चलिए आगे आते हैं, समीकरण तो मैंने देखा, अब देखते हैं कैसा समीकरण है भाई, रैखिक समीकरण। समीकरण कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, उसी में से एक है हमारा कैसा, रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। तो रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, रैखिक समीकरण कहने का मतलब होता है, अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि अगर चर राशि का पावर, यानी चर राशि का अधिकतम घात, है ना, चर राशि का अधिकतम घात जिस भी समीकरण में एक दिखता हो तब हम लोग उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। यानी कि वैसी समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात जो है, मैक्सिमम पावर जो है एक होना चाहिए, इससे ना तो ज्यादा होना चाहिए, इससे ना तो कम होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण, है ना। बात क्या मतलब है इसका भाई, जैसे मैंने यहां पे लिखा x + 8 = 10, कहने का मतलब है कि x तो हमारा चर राशि है। मैंने अभी जस्ट समझाया आपको कि x y z जो भी होता है जिसका वैल्यू हम लोग बार बार फाइंड आउट करते हैं, ये वैल्यू हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो इस वेरिएबल का पावर आपको देखना है ना, कि इसका पावर क्या होने वाला है। तो पावर देखो, x का पावर 1 है ना, ये हिडन होता है, छुपा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है ये, रैखिक समीकरण है। अगर इसी में हमने लिखा 6 + W = 8W, है ना, कुछ भी, तो यहां पे देखो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण समझ में आया। रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें चर राशि के पावर क्या होना चाहिए, अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये रैखिक समीकरण है। बाबू आप बस ये याद रखो कि अधिकतम घात 1 होना चाहिए, किसका, चर राशि का, है ना। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, ऐसे लिखेगा। हाँ, किसी बच्चे को अगर बोला जाए कि ये वाला, जैसे मैंने लिखा 6 के पावर 2, हाँ, तो वो भी समझ रहा है 6 के पावर 2 कहने का मतलब पावर 2 समझ रहा है, हाँ, ये घात 2 है। बाबू कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का पावर दिया हुआ है तब हम लोग इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरीके का वैल्यू आ जाता है, तो इसका पावर कुछ नहीं रह जाता है ना। और चर राशि का अगर पावर लिख देते हैं ना, तो इसका कैलकुलेशन कितना करेंगे तब भी x के पावर 3 ही होगा। इसी कारण चर राशि का पावर देखना है आपको, अचर का कोई पावर नहीं होता है। अचर को कहते हैं शून्य घात का बहुपद, ये शून्य घात का है भाई, है ना। शून्य यहाँ पे पावर होता ही नहीं है, ये कंफ्यूजन है, समझ लीजिए बात, है ना। किसी किसी को दिक्कत है, 8 पावर 4 बोल लेते हैं जरूर, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। 8 के पावर 4 को सॉल्व कर देंगे तो ये शून्य घात में चला जाता है, ये सारे के सारे। खैर, तो रैखिक समीकरण तो मैंने आपको समझाया। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रैखिक समीकरण के बाद हमारा जो 5वां टॉपिक है वो क्या है, वो है एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या मतलब है इसका भाई, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सबसे पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन,
हाँ, जैसे कि मैंने हेडिंग लगाया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हेडिंग लगाया है, तो मैं आपको बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना, 1 वेरिएबल। तो मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल का क्या मतलब है। तो वेरिएबल जो है हमारा, वेरिएबल तो मैंने आपको समझाई कि यानी x का वैल्यू y का वैल्यू जो हमेशा बदलते रहता है वो वेरिएबल है। तो जिस भी रैखिक समीकरण में अगर एक वेरिएबल दिखे यानी चर राशि की संख्या एक दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे मैंने यहां पे लिखा x + 9 = 10, तो हम लोग इसको कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। आइए, रैखिक समीकरण का मतलब पावर 1 होना चाहिए, है ना, ये तो बातें हैं। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि इस पूरे इक्वेशन में चर राशि की संख्या 1 होना चाहिए, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब जो हमारा हेडिंग लगा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण नंबर 6 में आता है, तो मैंने आपको क्लियरली पॉइंट वाइज लाकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे पहुंचाया। हाँ, तो 2 चर वाला फाइनली हमारा यही है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर इसको अंग्रेजी में बोलें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही हेडिंग मैंने लगाया था, है ना। तो ये क्या बात है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब होता है, सेम चीजें हैं, बस यहां पे चर राशि की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा x + y = 10, हाँ यही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका पावर भी तो 1 है और इसका भी पावर 1 है, दोनों का पावर 1, रैखिक समीकरण तो होगा ही होगा। मतलब वेरिएबल का काउंटिंग अगर करें तो 2 आता है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप इजीली पहचान सकते हो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन है ना। यहां तक तो बातें क्लियर है। तो आपसे अगर कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण का डेफिनेशन पूछे तो आप आसानी से बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या 2 हो तो वो कहलाता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो मैंने लिखा। अब यहां के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा का सीधा चैप्टर में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, किसका व्यापक रूप। बाबू ये व्यापक रूप मैं किसके लिए लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। हेडिंग हमारा 6 नंबर में है, लिखा जो मैं है, यानी कि इसी का व्यापक रूप होगा। अंग्रेजी में कहेंगे इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हाँ, तो जब भी मैं इस टॉपिक्स में क्वेश्चंस कराऊंगा आगे चलकर तो आपको 2 इक्वेशन हमेशा मिलने वाला है। हाँ, 2 इक्वेशन कैसा होता है भाई, a1x + b1y + c1 = 0, ये आपका हो गया व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है ये व्यापक रूप। क्या है भाई, a1x + b1y प्लस में c1 = क्या, 0। ये क्या कहने का मतलब है, a1 b1 c1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो a1 b1 c1 जो रिप्रेजेंट करता है ये है कोई अचर राशि को रिप्रेजेंट करता है। यहां देखो x और y यानी वेरिएबल तो 2 है, इसका मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो है ही है। और ये a1 b1 c1 जो है ना किसी कांस्टेंट को शो करता है, किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट कहने का मतलब होता है अचर राशि, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू आपको शो करेगा, यानी 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। और ये x और y क्या शो कर रहा है, x और y शो करता है कोई ना कोई चर राशि, यानी x y z कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अधिकतम जो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग x y यूज करते हैं, इस कारण x y लिखा मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फिक्स है, यहाँ पे आप s m p के कुछ भी लिख सकते हो, है ना बात। तो ये a1x b1y + c1 = 0। और इसका जो दूसरा इक्वेशन होता है वो होता है a2x b2y और प्लस में क्या c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो बाबू जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ, है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस जो आने वाला है उसमें ऑलवेज आपको 2 समीकरण दिया हुआ होगा, a1x + b1y + c1, a2x b2y प्लस में c2 = में क्या, 0। तो तुमको याद रखना है, व्यापक रूप याद रखना है कि इस तरह का समीकरण होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रोल क्या है भाई।
रोल क्या है। हाँ, उसके लिए मैं एक यहाँ पर एक टेबल दिखाने वाला हूं आपको कि यदि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान मालूम है हमें, तो हम इस चीज का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं इस व्यापक रूप के तौर पे। यानी कि मैंने यहां लिखा 8x प्लस में 6y इज इक्वल टू, या फिर माइनस में 10 इज इक्वल टू क्या, 0। ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। देखो बाबू, ये तो हमारा व्यापक रूप है और इसके जैसे ही तुमको एक और इक्वेशन दिखा रहे हैं, और इक्वेशन ऑलवेज कितना मिलने वाला है, 2। तो एक और यहाँ पे मिल रहा है 6x माइनस में 12y इज इक्वल टू 16। इस समीकरण नंबर ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये दो समीकरण से आपको 6 चीज का वैल्यू निकालना है। 6 चीज कहने का मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना। बड़ा आसान बात है। क्या बात है यहाँ पे कि x के बगल में जो वैल्यू होगा समीकरण फर्स्ट में, ये देखो, ये तो समीकरण फर्स्ट है, इस कारण इसको A1 कहेंगे, इसको B1 कहेंगे और इसको C1 कहेंगे, ठीक है ना। और समीकरण सेकंड है इसलिए 2 2 लगाते हैं। ये हमारा A2 है, ये हमारा B2 है और ये हमारा C2 है। C2 क्या, देखो ये जो बराबर के वैल्यू जो इस साइड 16 दिया हुआ है, या तो आप दोनों इक्वेशन में दोनों का फॉर्मेट एक जैसा कर लो, या तो दोनों इक्वेशन में ये जो अचर राशि है उसको या तो बराबर के इस साइड रखो या इस साइड रखो। पहले तुमको इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहां जो मैं लिखा इक्वेशन, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। यहां का फॉर्मेट देखो और यहां का फॉर्मेट देखो, दोनों में चेंजिंग है। आप देख ही सकते हो, एक का वैल्यू जो है वो बराबर के इस साइड है और एक का बराबर का इस साइड है। तो आप दोनों को फॉर्मेट चेंज कर दो, या तो इसको इस साइड ला दो या तो इसको इस साइड लेके आ जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अगर इसको इस साइड लाते हैं तो 16 तो प्लस में, अंदर लाते हैं तो माइनस में, यानी कि यहां पे ऐसे लिख दें हम तो फॉर्मेट हमारा ठीक हो गया। तो फॉर्मेट तुमको हमेशा देखना है इक्वेशन का एक ही होना चाहिए। अब बड़ा ध्यान से आप समझ लो कि इसमें A1 का मान जो है समीकरण नंबर फर्स्ट से अगर देखें तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हम लोग A1 का मान निकाल सकते हैं ना। A1 कितना है, 8 है। तो तुम हमेशा इस बात का केयर करना या ध्यान रखना ये वाला कि x के बगल वाला ही A1 कहलाएगा और y के बगल वाला ही हमारा क्या कहलाएगा, B1, है ना। और ये जो फाइनली दिख रहा है ना आपको, ये हो जाएगा C1। माइनस प्लस का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे यहाँ माइनस आया ना तो मैंने माइनस लिखा। अगली बार देखो, ये तो समीकरण फर्स्ट से हो गया। अगर हम चाहें तो समीकरण सेकंड से भी 3 अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जैसे x के बगल में है ना, तो इसको तो हम लोग कह सकते हैं A2 और ये वाले को कहेंगे क्या, B2। तो B2 का वैल्यू तो माइनस में 12 है और C2 का वैल्यू होने वाला है माइनस में 16। तो कोई भी दो इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 बड़ा ही आसान तरीके से निकाल सकते हो, है ना। अब क्या है, इस दोनों समीकरण की सहायता से, इस दोनों समीकरण की सहायता से आप एक टेबल देखो। ये बहुत ही जरूरी टेबल है लेसन 3 के लिए। इसके अलावा लेसन 3 में मैं कोई फार्मूला नहीं कराने वाला हूं। यही एकमात्र टेबल है लेसन 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, और बड़ा मजेदार टॉपिक है। इसमें हम लोग बहुत लंबा टाइप का लैंग्वेज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो छात्रों के लिए काफी जो है भारी चैप्टर के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक्स से चीजें को समझते चले ना तो बड़ा आसानी लैंग्वेज क्वेश्चन होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये सारा डाउट्स जो है लैंग्वेज क्वेश्चन को लेकर के क्लियर करते चलूं, है ना। तो ये देखो, आपको 3 बातें क्या याद रखना है, याद कर लेना है आपको अभी तुरंत से। यहाँ पे देखो मैंने 3 कॉलम बनाया और यहाँ पे लिखने वाला है मैं शर्त। ये क्या है भाई, शर्त है। और यहाँ पे मैंने लिखा हल, यानी कि ये तो हो गया हल। और यहाँ पे मैंने लिखा निकाय और यहाँ पर मैं लिखा ग्राफ, है ना। तो तुम तुरंत से याद कर लो इस चीज को। शर्त क्या होता है, अगर कोई 2 समीकरण है और उस 2 समीकरण का तुम निकाला A1 और A2, A1 बटा A2, और तुम निकाला अगर B1 बटा B2, और ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं है, यानी A1 तो लिख ही दिए, B1 भी C1 भी हमें मालूम रहेगा समीकरण से, A2 B2 C2 भी हमें मालूम रहेगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है A1 बटा A2, यानी कि इसका A1 और इसका A2 ये दोनों को डिवाइड करना है तो निकल जाएगा A1 बटा A2। और फिर तुमको इसका B1 का वैल्यू और इसका B2 का वैल्यू तुमको निकालना है B1 बटा B2। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है तब ऐसे समीकरण का अद्वितीय हल होता है।
कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का क्या मतलब होता है? अद्वितीय का मतलब होता है कि ऐसे समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है, यानी कि ऐसे समीकरण का x और y का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अद्वितीय कहने का मतलब एक होता है, ध्यान रखना। और ऐसे इक्वेशन का जिसका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, ऐसे समीकरण का जो निकाय होने वाला है, निकाय ये होने वाला है संगत। क्या होने वाला है? संगत। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे संगत। और ऐसे समीकरण को अगर ग्राफ पे सॉल्व किया जाए तो दोनों रेखाएं करेगा प्रतिच्छेद। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है कि यदि दो समीकरण का a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 है, तब ऐसी समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि दो समीकरण है और उन दोनों समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेद है, तब इसका शर्त क्या होगा? तो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। अगर पूछे कि ऐसा दो समीकरण है जिसका अद्वितीय हल है, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेद, यानी पूरे के पूरे कॉलम्स आपको याद रखना है। अब मैं दूसरा शर्त की ओर बढ़ता हूं। अगर आप a1 बटा a2 निकाले और b1 बटा b2 निकाले और बराबर आ गया, है ना। और अगर आप c1 बटा c2 निकालें तो ये बराबर नहीं आया, है ना। मतलब दो गो पार्ट निकालें तो बराबर आ गया, और तीसरा का जब निकालें c1 बटा c2 तो वो बराबर नहीं आया। तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये सवाल जो है ना, अस्तित्व नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा जिसका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। और इसका जो निकाय होने वाला है वो होने वाला है असंगत, और इसका जो ग्राफ होने वाला है वो होने वाला है समानांतर, पैरेलल, समांतर है ये। तो अगर समांतर लाइनें होगी तो ये दोनों तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करने वाला है। इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा तभी तो x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग ग्राफ की मदद में, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। समानांतर होने की वजह से इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा हमारा कंडीशन है कि तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों के तीनों बराबर हो गया, तब ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है? इस समीकरण का अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा इसका। जहां पे देखेंगे वहां पे हल होगा। कैसे? देखते हैं यहाँ पे। और इसका जो निकाय होने वाला है वो तो संगत, और इसकी रेखाएं जो होगी ना वो संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरे लाइन चला जाएगा। दोनों समीकरण एक ही लाइन के ऊपर होगा, तब तो ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर क्रॉस कर रहा है ना, तो इस कारण इसका क्या होता है? अनेक हल होता है। तो ये टेबल खासकर एकदम लेसन 3 के लिए एकदम से इंपॉर्टेंट है ना। आइए मैं आपको इस सवाल का निकाल कर दिखा रहा हूं कि हल क्या होगा, निकाय क्या होगा और ग्राफ क्या होगा। तीनों के तीनों चीजें एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहा हूं मैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल दिए। आइए यहां पर थोड़ा देखिए, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिखा a1 बटा a2 निकाल रहा हूं। तो a1 बटा a2, a1 कितना है हमारा? 8 है, और a2 कितना है हमारा? 6 है। 8 बटा 6 कहने का मतलब है कितना? 4 बटा 3। अब तुमको निकालना है b1 बटा b2, तो b1 कितना है हमारे पास? 6, तो मैंने लिखा 6, और b2 कितना है हमारे पास? माइनस में 12। अगर ये को काट लेते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस में 1/2। क्या देखा? आपको क्या मिला? a1 बटा a2 का वैल्यू तो 4/3 हो गया, और b1 बटा b2 का वैल्यू माइनस 1/2 हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना। तो आपको लिखना होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, और तुमको ये टेबल याद होना चाहिए। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 का हल कैसा है? अद्वितीय। तो तुम लिखोगे हल देकर डैश, और इसका आंसर हो गया अद्वितीय, है ना। तुम लिखोगे निकाय, और इसका निकाय जो होगा वो होगा संगत, आंसर हो गया। तुम लिखोगे इसको ग्राफ, और ग्राफ कैसा होगा? इसका प्रतिच्छेद, आंसर हो गया। तो ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछने वाला है, यानी कि कोई दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसका हल क्या है, उसका निकाय क्या है, इसका ग्राफ क्या है ना बात। कोई भी समीकरण का बता सकते हो आप। चलो एक और एग्जांपल्स मैं आपको करा ही देता हूं, दिखा ही देता हूं। जैसे और एक समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6x माइनस 9y माइनस में 10 और बराबर में 0, ये हो गया फर्स्ट।
है ना। दूसरी बार मैंने लिखा 12x प्लस में 18y माइनस में, और यहाँ पे लिखा माइनस में 20 और बराबर में 0। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस दोनों समीकरण का निकाय क्या है, या इस दोनों समीकरण का हल क्या है, या इस दोनों समीकरण का ग्राफ क्या है। कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। करना क्या है, आपको क्या करना है, बड़ा आसान सी चीजें हैं। दोनों का फॉर्मेट देखो पहले। फॉर्मेट कहने का मतलब है कि क्या बराबर के इस साइड दोनों में 0 है, मतलब फॉर्मेट ठीक ठाक है। और अगर ऐसा नहीं है तो तुमको बनाना पड़ेगा, है ना। या तो ये दोनों नंबर बराबर के इस साइड, या तो ये दोनों नंबर बराबर के इस साइड, कोई भी साइड हो, एक साइड होना चाहिए। फॉर्मेट देख लेना है। उसके बाद तुमको यहां लिख लेना है समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट से कितनी चीजें निकालते हैं, 3 चीजें, a1 b1 c1, और समीकरण सेकंड से a2 b2 c2। तो समीकरण फर्स्ट से देखें तो a1 का मान 6 और a2 का मान -9 और a1 b1 और क्या c1 का मान -10। माइनस का तुमको बड़ा ख्याल रखना है। -9 आया -9 लिखना है, -10 आया जहां गड़बड़ किए सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगली बार तुमको लिखना है समीकरण सेकंड से। हाँ, अगर यहाँ पे सिंगल y आ जाए तो तुमको इसके बगल में 1 रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे a2 हमारा कितना हो गया 12, b2 कितना होने वाला है यहाँ पे -18 और c2 कितना होने वाला है -20। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो निकल लिए। अब आगे क्या करना है, अब आगे तुमको इसके नीचे करना है a1 बटा a2, है ना। तो a1 का मान 6, a2 का मान 12, काट लो तो 1 बटा 2। उसके बाद तुमको निकालना है b1 बटा b2। तो b1 है हमारे पास -9, b2 है हमारे पास -18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर दिख रहा है। जब दोनों बराबर दिखे तो तुमको निकालना है c1 बटा c2 भी। तो c1 हो गया हमारे पास -10, c2 हो गया -20, तीनों बराबर आ रहा है। देखो a1 बटा a2 भी 1 बटा 2, b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 और c1 बटा c2 भी 1 बटा 2, है ना बात, है ना। तो हम लोग लिखेंगे नीचे लिखेंगे कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो जब तीनों बराबर तो तुमको ये टेबल याद होना चाहिए ना। इसका हल क्या होने वाला है, अनेक हल। तुमको सवाल देख लेना है कि क्या पूछ रहा है, हल पूछ रहा है तो आंसर अनेक हल होगा। अगर इसका पूछेगा कि निकाय क्या होगा, आंसर संगत। अगर ग्राफ पूछे तो आंसर संपाती, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ लिए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का चैप्टर लेकर मैं आऊंगा, मतलब क्वेश्चंस, है ना। थ्योरेटिकल क्लास इतना ही था, इतना में आप पूरे के पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बना सकते हो, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे वाला जो आपका आगे का क्लासेज होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।